Assalamu alaikum. Welcome you all in today's video lecture. Today we are going to discuss the topic travelers who visited Vijayanagara Empire. And in our last lecture we have discussed about some of the travelers who visited Vijayanagara Empire. Now in this topic we will try to understand what were their statements about Vijayanagara rulers, Vijayanagara kingdom, architecture and rest of the aspects of life. तो यहाँ जो आपके सामने पिक्चर है मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया, इनमें से जो लेफ़्ट साइड की पिक्चर है वो है अब्दुल रज़ाक की बनाई गई पेंटिंग, और साथ ही में डोमिंगो पीस जो राइट साइड में है। इनकी स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है विजयनगरा के मामले में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बहुत कुछ लिखा है विजयनगरा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं डोमिंगो पीस वो क्या कहती हैं। अकॉर्डिंग टू डोमिंगो पीस द सिटी ऑफ विजयनगरा वॉज एज लार्ज एज रोम. He has described the gardens, houses, water tanks, and mountains of the city. The city of Vijayanagara was surrounded by granite hills from which the number of streams flow down. The rulers of Vijayanagara built embankments to store water for irrigation and supply to the city. These rulers constructed a number of canals, or we can say canal channels and water tanks. The most important such tank was built in the early years of the 15th century and is now called कमलपुरम टैंक। तो डोमिंगो पीस की ये स्टेटमेंट वो इस विजयनगरा को इतनी इम्पोर्टेंस के साथ एक्सप्लेन करता है कि वो समझता है, या उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो विजयनगरा एम्पायर थी, विजयनगरा किंगडम थी या सिटी थी, वो रोम से भी बड़ी थी, क्योंकि वो ओबेसली वेस्टर्न वर्ल्ड से आया था। इस वजह से उसने वहाँ की काफ़ी सारी चीज़ देखी थी, तो वो कहता है वो रोम से भी बड़ी थी। इसके अलावा उसने डिस्क्राइब किया है यहाँ के गार्डन्स के बारे में, हाउसेस के बारे में, वाटर टैंक्स जिनसे लोग पानी पीते थे या जो लोगों के लिए बनाई गई थी, और साथ ही में वो बोलता है उन माउंटेन्स के बारे में जहाँ पे विजयनगरा की सिटी बनाई गई थी। जैसा कि हमने पहले भी बोला, हम्पी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी समझी जाती है विजयनगरा की, और उसी से इसको नाम भी पड़ा है। तो वो इस सिटी को काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करता है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। सो अकॉर्डिंग टू डोमिंगो पीस जो विजयनगरा सिटी थी, इसके चारों तरफ ग्रेनाइट हिल्स थे, और उन ग्रेनाइट हिल्स से जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते थे पानी के, वो नीचे फ्लो डाउन होते थे। यानी इन हिल्स से जो पानी आता था वो स्ट्रीम्स की शक्ल में नीचे आता था। और विजयनगरा रूलर्स ने क्या किया था, उन पे कुछ एम्बैंकमेंट्स लगाई थी, यानी उस पानी को स्टोर किया था, उन पानी को रोका था, और इस तरह से वही जो वाटर था जो हिल से नीचे आता था, इसी वाटर को स्टोर किया जाता था। किसके लिए? इरिगेशन के लिए भी, और सिटी में जो लोग थे रहने वाले उनको पीने के लिए। यानी ये वो पानी था जो इन ग्रेनाइट हिल से नीचे आता था स्ट्रीम्स की शक्ल में, इसको नीचे स्टोर किया जाता था इरिगेशन पर्पज़ के लिए, यानी फील्ड्स के लिए भी, जो कल्टीवेशन वहाँ पे होती थी उसके लिए भी, और साथ में जो सिटी में रहने वाले लोग थे इंक्लूडिंग द आर्मी, द रूलर्स एंड द अदर ऑफिशल्स, उनके लिए भी यही पानी यूज़ होता था। तो उसका ये भी मानना है जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कैनाल्स बनाई, ताकि जो ये पानी है उसको चैनलाइज किया जाए टू डिफरेंट फील्ड्स, क्योंकि एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इस वजह से वो कैनाल्स बनाते थे, और इन कैनाल्स से इरिगेट की जाती थी वो लैंड्स जिन पे कल्टीवेशन होती थी। साथ ही में यही वाटर स्टोर किया जाता था टैंक्स में, ताकि आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम ना हो, जब बारिशें ना हो या जब पानी ना हो तो ये पानी हमेशा उनके पास रहे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डोमिंगो पीस कहते हैं, वो कहते हैं एक कैनाल का वो नाम लेते हैं जो 15th सेंचुरी में बनाई गई थी। इसका नाम था कमलपुरम टैंक, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी टैंक थी और इससे बहुत सारे एरियाज़ को पानी मिलता था, इस वजह से इसने इसको मेंशन भी किया है। तो यहाँ हमें कुछ क्लियर कट समझ आ गया कि जो पानी इनके पास आता था वो यूजुअली उन स्ट्रीम से आता था, उन रिवर से आता था, जो उन हिल से नीचे आते थे, जिसके बीचों बीच ये विजयनगरा सिटी थी। तो रूलर्स ने भी काफ़ी इसमें मेहनत की थी कि चैनल्स बनाने के लिए, वाटर टैंक्स बनाने के लिए, तो इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी था। इससे ये भी पता चलता है कि जो विजयनगरा एम्पायर थी उसकी जो कैपिटल सिटी थी उसके चारों तरफ बड़े बड़े हिल्स थे, बड़े बड़े पहाड़ थे। तो जानते हैं थोड़ा सा और। इसके अलावा जो अब्दुल रज़ाक है
पर्शियन एम्बेसडर जिन्होंने विज़िट किया कालीकत या कलकत्ता जिसको आज कहते हैं, बल्कि उस रीजन को जहाँ पे एम्बेसडर ठहरा था या अब्दुल रज़ाक ठहरे थे, उसको बोलते थे कोझिकोड। ये आज इस प्लेस का नाम है, तो उस टाइम पे उसको कालीकट कहते थे और आज उस पूरे सिटी को कलकत्ता कहते हैं। तो अब्दुल रज़ाक यहाँ पे आए 15th सेंचुरी में। उसने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। वो यहाँ की फोर्टिफिकेशन के बारे में बताते हैं, यानी सिटी के चारों तरफ किस तरह से फोर्ट्स बनाए जाते थे। जो एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड्स थी उनके बारे में बताता है और फॉरेस्ट्स के बारे में बताता है। तो चलिए जानते हैं वो किस तरह से डिस्क्राइब करता है इस सिटी को जिसको लोग विजयनगर के नाम से जानते थे। हालांकि एम्पायर का भी नाम है और सिटी का भी नाम है। So according to him, there were 7 lines of forts which encircled the city and its agricultural lands and forests. तो ये कहता है जो सिटी थी इसके चारों तरफ से 7 लेवल्स थी फोर्ट्स की। ये थोड़ा समझने की बात है। वो कहता है जो सिटी थी उस सिटी के चारों साइड से 7 लेवल्स थी फोर्ट्स की, यानी पहले एक फोर्ट और फिर दूसरा फोर्ट, पहले और दूसरे फोर्ट के बीच में खाली जगह, फिर दूसरे और तीसरे फोर्ट के बीच में खाली जगह, फिर तीसरे और चौथे फोर्ट के बीच में खाली जगह, चौथे और पांचवें फोर्ट के बीच में खाली जगह। इसी तरह से एक फोर्ट और दूसरे फोर्ट के बीच में खाली जगह होती थी। इस खाली जगह में मोस्टली क्या करते थे, इस खाली जगह में अक्सर जो एग्रीकल्चर होता था वो वही करते थे। यानी हम कहेंगे एक फोर्ट और दूसरे फोर्ट के बीच में एग्रीकल्चरल लैंड्स होती थी। इसी वजह से जो विजयनगर रूलर्स थे उन्होंने कैनाल्स बनाई, चैनल्स बनाई, वाटर टैंक्स बनाई, ताकि इन फोर्ट्स के बीच में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें कल्टीवेशन हो। अब सवाल पैदा होता है इतनी फोर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी थी। मिडिवल टाइम्स में एक सिस्टम था, ट्रेंड था बैटल्स का या किसी रूलर को हराने का, उसको कहते थे सेज सिस्टम। सेज का यहाँ मतलब होता है ठहरना। ठहरना मतलब क्या, जब कोई फॉरेन रूलर आता था हमला करने के लिए तो कई तरीके होते थे अपने दुश्मन, अपने एनिमी को, रूलर को हराने के। एक तरीका था सिंपली बैटल की, उसको हराया। दूसरा तरीका था उस सिटी पे अटैक किया, तबाह किया सिटी को, रूलर्स को मारा। तीसरा एक तरीका था बिना जंग किए दुश्मन को हराने का, और उसको कहते थे सेज सिस्टम। इसमें क्या होता था, अगर विजयनगरा रूलर्स अपनी सिटी में ठहरे हैं तो उनकी खाने पीने की चीज़ें, रहन सहन की जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो उसी सिटी में मौजूद होता था। अब बाहर से भी तो आती है खाने पीने की चीज़ें, तो यूजुअली जो फॉरेनर्स आते थे, जो अटैक करने के लिए आते थे, जो हमला करने के लिए आते थे, वो इस सिटी के बाहर घेरा डाल के बैठ जाते थे। कभी कभार तो महीनों तक, कभी कभार 1 साल 2 साल तक भी ये चलता रहता था। इससे क्या होता था, सिटी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो रूलर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, पानी है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आती थी, क्योंकि बाहर वो जा नहीं पाते थे, क्योंकि बाहर एनिमी था, बाहर दुश्मन डेरा डाल के बैठा है, इसलिए वो सारा अंदर ही मैनेज करते थे। तो एक वक्त ऐसा आता था जब उनके पास पानी भी नहीं होता था, जब उनके पास खाने की चीज़ें भी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि बाहर जो पर्सन बैठा है, बाहर जो दुश्मन बैठा है, वो इन सारी चीज़ों को रोक के रखता था। खुद तो वो आराम से बैठते थे, क्योंकि बाहर से जो भी आ सकता था वो उसको कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन बाहर से अंदर इस सिटी में कुछ नहीं जाता था। इसको कहते थे सेज सिस्टम। तो विजयनगरा रूलर्स के साथ अक्सर ऐसा होता था। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट लेवल्स ऑफ फोर्ट्स बनाए। जहाँ कैपिटल सिटी थी उस कैपिटल सिटी के चारों तरफ एक फोर्ट, फिर थोड़ी सी गैप, करीबन 1 किलोमीटर या उससे थोड़ी ज़्यादा वो गैप, उस गैप में होगा एग्रीकल्चर, फिर एक फोर्ट, फिर एक एग्रीकल्चरल लैंड, फिर एक फोर्ट, फिर एक एग्रीकल्चरल लैंड, फिर एक फोर्ट, फिर एक एग्रीकल्चरल लैंड। इसके क्या फ़ायदे हैं, अगर कभी कोई दुश्मन आया भी तो वो पहले 7th फोर्ट के चारों तरफ बैठेगा, यानी अंदर सप्लाई बहुत है। फिर अगर वो 6th फोर्ट तक पहुंच गया तो फिर भी एग्रीकल्चरल लैंड अंदर है तो कल्टीवेशन चलेगी, उनके पास खाने पीने की चीज़ें होंगी। इसी तरह से जब वो 5th तक पहुंचेगा, 4th तक पहुंचेगा, 3rd तक पहुंचेगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस तरह से उन्हें इस खतरे से ये एक तरीका लगता था जिससे हम बच सकते हैं। तो हर फोर्ट
एक फोर्ट और दूसरे फोर्ट के बीच में एग्रीकल्चर लैंड्स होती थी और वाटर सप्लाई होती थी, हर एक जगह पे टैंक, हर एक जगह पे कैनाल, ताकि कभी भी अगर कोई बाहर सेज डाल के बैठा, कोई भी रूलर बाहर बैठा डेरा डाल के, तो हम अंदर से एटलीस्ट भूख के मारे या किसी नेसेसिटी के मारे नहीं मरेंगे। तो इसी तरह से अब्दुल रज़ाक इसी लाइन ऑफ थॉट्स को हमें यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। तो वो क्या कहता है, द आउटर मोस्ट वॉल लिंक्ड द हिल्स सराउंडेड द सिटी। जो सबसे बाहर वाला फोर्ट था, यानी 7th फोर्ट था सिटी के बाहर, वो इस तमाम सिटी को ही चारों तरफ से हम कहेंगे चारों तरफ से ये फोर्ट बनाया गया था। और इस फोर्ट की जो लिंक थी वो थी उन हिल्स के साथ जिन हिल्स से पानी आता था, यानी पानी का खतरा ना हो, इस वजह से फोर्ट बनाया गया। जब फोर्ट बनाया गया तो फोर्ट के अंदर से अब पानी चैनलाइज होगा सीधे पहले वाली लिंक पे, यानी 7th फोर्ट और 6th फोर्ट के बीच में जो लैंड एरिया है वहां से पहले पानी आएगा। तो इसी तरह से बाद में वो 6th और 5th के बीच में पहुंचेगा, फिर 5th और 4th के बीच में, फिर 4th और 3rd के बीच में, फिर 3rd और 2nd के बीच में, फिर 2nd और 1st के बीच में। ये जानेंगे कैसे। नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ये फोर्ट उतना भी स्टेबल नहीं होता था क्योंकि इसमें कोई भी जोड़ने वाला मटेरियल नहीं होता था। जिस तरह से यूजुअली हम आज कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं या मड का इस्तेमाल करते हैं या कोई और एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो ईंटें हैं या जो पत्थर होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऐसा कोई मटेरियल वो कहता है नहीं लगा था। तो स्टोन एंड क्ले वाज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। वो स्टोन और क्ले जो कि वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल था, इस वजह से वो मटेरियल इस फोर्ट के लिए यूज़ किया गया था। अब्दुल रज़ाक और क्या कहते हैं, बिटवीन द फर्स्ट, 2nd and 3rd walls देयर आर कल्टिवेबल फील्ड्स, गार्डन्स एंड हाउसेस। तो कौन कौन सा फोर्ट, 1st, 2nd and 3rd। तो आप इसको कैसे गिन सकते हैं, जो कैपिटल है, जो पैलेस है किंग का, जैसे ही वो पैलेस से बाहर निकला, जो पहला फोर्ट आएगा वो कहलाएगा 1st, फिर उसके बाद जो दूसरा फोर्ट है वो 2nd, और जो उसके बाद 3rd है तो वो 3rd फोर्ट। तो इन सारे के बीच में क्या क्या थी, एक तो कल्टिवेबल फील्ड्स थे यानी एग्रीकल्चर लैंड, गार्डन्स और साथ ही में हाउसेस, यानी लोगों को भी इन विजयनगरा रूलर्स ने काफ़ी प्रोटेक्शन दी रखी थी, यानी वो इनकी सिक्योरिटी के लिए भी स्टेप्स उठाए गए थे। इससे पता चलता है कितने सेंसिटिव थे ये विजयनगरा रूलर्स सिक्योरिटी के मामले में। गौर से आप देख सकते हैं इन हिंटरलैंड्स को, सामने वाली पहाड़ी आपको नज़र आएगी जो ग्रेनाइट हिल्स की है। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि जो ये वॉल बनाया गया है, इस वॉल के बीच में या हम कहेंगे इसके बाद वाला एरिया है, वहाँ पे इस वक्त भी कल्टीवेशन नज़र आती है। और देखते हैं क्या बोलता है वो। सेम डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन गिवन बाय डोमिंगो पीज एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से भी ये बात पता चलती है जो अब्दुल रज़ाक ने बोली है, और डोमिंगो पीज ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी यही कहता है। फिर द वाटर वॉज चैनल्ड थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम द रिवर तुंगाभद्रा। जैसा कि पहले हमने भी डिस्कस किया है, तुंगाभद्रा रिवर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और साथ ही में रिवर कृष्णा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो रिवर तुंगाभद्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट था विजयनगरा रूलर्स के लिए। तो जो भी पानी यूजुअली यूज़ किया जाता था वो इस रिवर से भी आता था। एक हो गया वो ग्रेनाइट हिल से आने वाला, दूसरा हो गया वो तुंगाभद्रा रिवर जहाँ से इनको पानी मिलता था। यानी इन्होंने कोई एक सोर्स नहीं रखा था। हो सकता है हिल कंट्रोल करने वाले कोई जो फॉरेन अटैकर्स हों, फॉरेन रूलर्स हों, हम पे अटैक करें और फिर वो हिल्स को कंट्रोल करें, तो हमारे पास दूसरा सोर्स साथ में होना चाहिए। So the purpose of these forts and agricultural fields was to save the kingdom and city population from starvation during siege of enemy rulers। जैसा मैंने पहले ही कहा, पर्पस एक ही था। अगर कोई डेरा डाल के बाहर बैठा भी है 7th फोर्ट के बाहर, 6th फोर्ट के बाहर, तो एटलीस्ट हम जल्दी तो नहीं मर जाएंगे, खाने पीने की कमी नहीं होगी, जो सिटी में नेसेसिटीज़ है उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो कहता है second line of forts surrounded the core of the city and third line surrounded the royal center यानी palace of kings।
तो जो सेकंड लाइन की फोर्ट्स की या फिर थर्ड लाइन थी, यहाँ से शुरू होता था किंग्स के पैलेसेस। ओबेसली किंग का पैलेस तो सेंटर में ही होगा, बीचों बीच ही होगा, यानी वो सब 7th फोर्ट्स के बीच में होगा। यानी जो 7 फोर्ट्स होंगे अगर बाहर से गिनेंगे तो पहला वो होगा और अंदर वाला फर्स्ट, अंदर वाला 7th। अगर पैलेस से शुरू करेंगे गिनती तो डेफिनेटली जो लास्ट वाला होगा वो 7th बनेगा। तो इस तरह से ये उल्टी गिनती में बोल रहा है हमें, 7th 6th 5th 4th 3rd 1st। तो इस तरह से 3rd 2nd एंड 1st ये बोलता है यहाँ पे बिल्डिंग्स थी, पैलेसेस थे। तो उसके बाद और कौन सी लाइन थी, ईच मेजर बिल्डिंग वॉज सराउंडेड बाई इट्स ओन हाई वॉल्स। जितनी भी बिल्डिंग्स बनी थी, पैलेसेस बने थे, जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे विजयनगरा रूलर्स के या नायकास के या उनके ऑफिशियल्स के, हर एक बिल्डिंग के चारों तरफ और एक वॉल होता था। एक हो गया सारी सिटी का वॉल, दूसरा हो गया अपने उस घर का, अपने उस एरिया का या अपनी उस बिल्डिंग का वॉल जिसमें वो रहते थे। सो ईच फोर्ट हैड गेटवेज। गेटवे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिनको गोपुरम्स कहते थे। तो गोपुरम्स बहुत ऊंचे होते थे। ऊंचाई इसलिए रखी जाती थी ताकि टॉप पे जाकर हम दूर तक देख सकें कोई एनिमी हमला तो नहीं करेगा, या हम यूं कहेंगे पूरी सिटी पे नजर रहेगी, कहीं कोई दुश्मन कभी हमला तो नहीं करेगा। तो इस तरह से उनके डिज़ाइन्स भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। जैसा मैंने पहले ही कहा, जो आर्किटेक्चर है विजयनगरा का उसमें फीचर्स मिलते हैं ओडिशा रूलर्स के भी, और उसमें फीचर्स मिलते हैं मुस्लिम आर्किटेक्चर के भी, क्योंकि डेक्कन में जो सुल्तानस थे वो मुस्लिम्स थे। उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स सेंट्रल एशिया से लिए, तो वो सेंट्रल एशियन फीचर्स भी इस विजयनगरा आर्किटेक्चर में नज़र आते हैं। So art historians have described this architectural style as Indo-Islamic because it consists of the features of both Indian and Islamic world. तो पहले मैंने कहा थोड़े से फीचर्स हिंदुस्तान के, थोड़े से फीचर्स इस्लामिक वर्ल्ड के, इसलिए इसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो सिमिलरली रोड्स एंड फुटपाथ्स वर बिल्ट विच ज्वाइनेड द टेम्पल्स, गेटवेज, बाजार्स एंड पैलेसेस। तो बिल्कुल रोड्स भी थे, फुटपाथ्स भी थे, और ये रोड्स और फुटपाथ्स अक्सर जाते थे टेम्पल्स की ओर, गेटवेज की ओर, बाजार्स की ओर या फिर पैलेसेस की तरफ। यानी अच्छा खासा रोड कनेक्टिविटी भी विजयनगरा रूलर्स ने काफ़ी मेंटेन किया था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, यहाँ आपको फोर्ट्स की डिफरेंट लाइन्स नजर आएगी। एक जो बाहर वाला फोर्ट, फिर दूसरा अंदर वाला फोर्ट, फिर आपको जो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, ये गेटवेज है, गोपुरम्स है। फिर जाके अंदर जब इतने सारे फोर्ट्स, इतने सारे वॉल्स को क्रॉस करेगा, तब जाके एक एनिमी या कोई पर्सन अंदर वाली जो पैलेस कंपाउंड होता है जहाँ पे किंग खुद रहता है वहाँ तक पहुँच सकता है। यानी एक हमला करने वाले को, एक आउटसाइडर को पहले ये सारी स्ट्रैटेजी मालूम होनी चाहिए कि मुझे 1 by 1 इन फोर्ट्स को, इन वॉल्स को क्रॉस करना है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया थोड़ा बहुत अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट्स के बारे में, डोमिंगो पीस के बारे में, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उससे भी ये पता चलता है। तो आने वाले वक्त में हम डिस्कस करेंगे अर्बन कोर या फिर कोर ऑफ द सिटी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।